देखिए, हम लोग देख रहे थे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STIs। उसमें 3 टाइप में हम लोग जो अकॉर्डिंग टू NCERT है वहाँ हम देख रहे हैं। एक हम लोग पाए हैं बैक्टीरियल, इसमें 3 टाइप हम लोग देखे। एक था गोनोरिया, सिफिलिस और तीसरा था क्लेमाइडियासिस। अब आए किस पे हम लोग आए? वायरल STI। इसमें आपको देखने के लिए दिया है जेनाइटल वॉर्ट्स, दूसरा दिया है बड़ा अनसटल है आप लोग, जेनाइटल हर्पेस, तीसरा दिया है हेपेटाइटिस B और चौथा दिया है एड्स। इनके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहले जेनाइटल वॉर्ट्स। तो पहला काम हम लोग का होता है, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उनका नाम लिखें। caused by HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से ड्राइव चला हुआ है वैक्सीनेशन का फॉर द वुमेन एंड गर्ल्स अगेंस्ट HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। उसके पीछे रीज़न है, ये लीडिंग कॉज है सर्वाइकल कैंसर का। पर ये फैलाता क्या है? जेनाइटल वॉर्ट्स। ठीक है, अब ये है क्या? रिप्रोडक्टिव एरियाज, आई मीन जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया रीजन है वहाँ पे ब्लिस्टर्स फॉर्म करना, प्रोजेक्शंस फॉर्म करना, उन्हें वॉर्ट कहते हैं हिंदी में, जिसे हम लोग कह सकते हैं मस्सा, राइट, आउटग्रोथ ऑफ स्किन। उस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है इस इन्फेक्शन के वजह से। ठीक है, उसकी एक और ख़ास बात है, वो बड़ा सेंसिटिव होता है, पेन करता है अगर प्रेस होता है तो, और उससे वो कई बार रगड़ खाने के बाद, है ना, ब्लीड कर जाता है। तो दैट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू हैंडल। तब इसके मतलब रेमेडी में क्या किया जाए? तो एंटीवायरल मेडिसिन्स और जो प्रोजेक्शन आ गया है उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। ऐसे तो ये वायरस विथ टाइम लंबे समय तक हमारे बॉडी में पड़ा हुआ रहता अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ तो, लेकिन विथ टाइम धीरे धीरे इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम के, है ना, प्रभाव से ये समाप्त हो जाता है। इट इज़ क्यूरेबल। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये इंटरनल ऑर्गन्स में जाके वहाँ पर कैंसरस प्रोड्यूस, मतलब कैंसरस आउटग्रोथ प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इसके लिए अगेंस्ट में इम्यूनाइजेशन का, है ना, अभी ड्राइव चला हुआ है। और देखा गया है फीमेल में सर्वाइकल कैंसर का ये लीडिंग कॉज होता है। तो कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सिम्टम्स क्या हैं इनके? सिम्टम्स हैं प्रोजेक्शंस, called warts appear at the genital area. Mode of transmission, चूंकि STI है तो सेक्सुअल कांटेक्ट ही होगा। ध्यान रखिएगा, STI जो भी हैं उनके और अलग मीन्स नहीं होंगे ट्रांसमिट होने के, मैन टू मैन, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, ऐसी बात नहीं होगी। देयर कुड बी, है ना,
कोई भी इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट से तो आ ही सकता है, दिस इज़ वन मीन्स। लेकिन इसके अलावा और जितने तरीके हैं उनमें एक मेथड सेक्सुअल कांटेक्ट भी रहता है। अगर इस मोड से कोई इन्फेक्टिंग एजेंट दूसरे हेल्दी पर्सन में एंटर करता है, then only it is called as STI. But this doesn't mean that a sexual contact has definitely happened between an infected person and a healthy person. This doesn't confirm. लेकिन हम लोग इसे इनके तहत इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये एक माध्यम है इनके ट्रांसमिट होने का। समझ में आ गया? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हो गया, क्या ये फैलाता है, क्या ये प्रोड्यूस करता है, ये भी देख लिए। ट्रीटमेंट, by antivirals and surgically removing the painful warts. Surgically removing the painful warts. और आज के डेट में बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें देखिएगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसकी कैपेसिटी है कि जेनिटल एरिया के सेल्स को छोड़ के और भी बॉडी के दूसरे सेल्स को भी अटैक कर सकता है। तो हम लोग इसे एज ए गाइड यूज़ करते हैं अपने जीन थेरेपी में। एक पर्टिकुलर जीन को पर्टिकुलर सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए वायरस का इस्तेमाल करते हैं। उसमें पैपिलोमा वायरस बहुत ऊंचे दर्जे पर है, बहुत सारे जगहों पे हम लोग यूज़ करते हैं इसको। हालांकि जीन थेरेपी अभी हमारा डॉर्मेंट स्टेज में है, बहुत ज़्यादा है ना, इस पर काम नहीं हो पाया, प्रोग्रेस नहीं हो पाया, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन जीन थेरेपी में ही बहुत सारे डिजीज़ के परमानेंट क्योर छिपे हैं। जीन थेरेपी कहने का मतलब हो गया हम लोग किसी फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर देंगे जो नॉर्मल जीन है उससे। तो नॉर्मल जीन को कहाँ से लेकर आएंगे? जिस ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल जीन है उनसे हम उसको कॉपी कर सकते हैं। सेल में ऑफ कोर्स हमेशा पेशेंट प्रेजेंट रहते हैं, किसी भी सेल में से उसे कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, निकाल कर लाएं, वायरस में इंट्रोड्यूस करें। वायरस अपने जीनोम को, अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे सेल में, होस्ट सेल में जाके इम्प्लांट करता है। तो वायरस को पता भी नहीं रहेगा कि वो ये सोचेगा कि हम अपना इन्फेक्शन फैलाने वाला पोर्शन इम्प्लांट कर रहे हैं, लेकिन हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके कट एंड पेस्ट करके जो यूज़फुल जीन है उसको वहाँ पे प्लेस कर देंगे और वायरस के इन्फेक्शन फैलाने वाले जीन को नॉकआउट कर देंगे। तो वायरस तो इनोसेंट है, वो जाएगा अटैक करने के लिए और जीन को इम्प्लांट करके आएगा, लेकिन इम्प्लांटेड होगा नॉर्मल जीन। तो चूंकि वाइड स्पेक्ट्रम सेल्स को, बहुत तरह के सेल्स को ये अटैक कर सकता है, इसलिए हमारे लिए ये एक बहुत ही सूटेबल व्हीकल है। तो सोचिए कहाँ कैंसर फैलाने वाला वायरस और कहाँ इसका इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर एबनॉर्मल जीन को सही करने। दिस इज़ बायोटेक्नोलॉजी। सो द यूनिट 4 विल बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। दूसरा है जेनाइटल हर्पेस। कॉजेटिव एजेंट यह है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV। ऐसे तो ये बॉडी के किसी भी पार्ट को अटैक कर सकता है, वहाँ पे वुंड क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर ये जेनाइटल एरिया को अटैक कर रहा है तो ये जेनाइटल हर्पेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इट कैन क्रिएट wound at
any part of the body, but upon attacking genital area, producing wound there. Then it is genital herpes. अब इसका वुंड जो है उसके लिए एक टर्म यूज होता है, कोल्ड सोर कहते हैं उसको. इट्स वुंड इज कॉल्ड कोल्ड सोर. यहां तक नोट कीजिए. अब देखिए कोल्ड सोर कैसा होता है वुंड. कभी अगर फोका पड़ जाए, होता है ना, बर्न इंजरी होता है, तो कैसा होगा, नीचे जो है स्किन तो रहता ही है, ऊपर में जो स्किन है वो पैल्पेट करता है और वाइटिश येलोइश कलर का हो जाता है, अंदर में फ्लूइड भरा हुआ रहता है, पानी भरा हुआ रहता है. तो उस तरह का अगर घाव कहीं पर हो किसी को, उसे कहते हैं कोल्ड सोर. इसकी खासियत क्या होती है, ऊपर में स्किन का लेयर रहता है, ये वाइट येलो कलर का दिखता है, वाइटिश या येलोइश दिखेगा, उसके नीचे में फ्लूइड भरे हुए होंगे, लेकिन इसका ऊन जो होगा वैसे नीचे की तरफ कटोरी नुमा होगा गहराई में. ठीक है. और समय के साथ क्या होगा, फिर बाद में उसका ऊपर का जो कवर है जो येलोइश वाइट कलर का दिख रहा था वो एरोड हो जाता है, हट जाता है, और ये बहुत ही पेनफुल और बर्निंग सेंसेशन वाला वुंड बन के रहता है. ठीक, यही है वुंड सोर, ये क्या कहते हैं, कोल्ड सोर. और इस वायरस के वजह से इस तरह का घाव होता है, इन्फेक्शन होता है. तो दीज आर पेनफुल एंड गिविंग बर्निंग सेंसेशन. ट्रीटमेंट, वही एंटीवायरल्स एंड स्किन प्रिजर्वेटिव. एप्लीकेशन, ऑन द कोल्ड सोर्स. जो वुंड ये प्रोड्यूस कर रहा है उनको कवर करके, है ना, अच्छे से साफ करके, क्लीन करके, ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन उन एरियाज़ को एक्सेस ना कर पाए, अदरवाइज घाव भरेगा नहीं. इसीलिए स्किन प्रिजर्वेटिव से उसको इम्परमेबल कर देते हैं ताकि किसी तरह का फॉरेन पैथोजन उस पर अटैक न कर पाए, और धीरे धीरे बॉडी अपने इम्यून पावर के साथ इसको धीरे धीरे एलिमिनेट, इराडिकेट कर देता है. तो ये भी 100% क्योरेबल है, बट विथ टाइम. मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही, बहुत सारे डायरेक्ट कांटेक्ट से भी होते हैं एज वेल एज सेक्सुअल कांटेक्ट. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, others like
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, with the infected person, and sexual contact. So this is another STI. प्रॉब्लम की बात है, बहुत सारे लोगों को ये डिजीज़ेस होते हैं लेकिन अननोटिस रह जाता, क्योंकि इम्यून सिस्टम जिनका ठीक ठाक होता है धीरे धीरे वो इनको ओवरकम कर जाते हैं, तो इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें किसी तरह की बीमारी हुई या नहीं, और लंबे समय तक उनके अंदर ये इन्फेक्टिंग एजेंट्स डॉर्मेंट पड़े हुए रहते हैं। बढ़ सकते हैं आगे, हो गया ओके। अब है हेपेटाइटिस बी। हेपैट कहाँ से आया? हेपैटो यानी कि लीवर, और ITIS, आइटिस मतलब होता है स्वेलिंग। लीवर में स्वेलिंग ड्यू टू बी टाइप वायरस इज हेपेटाइटिस बी, ठीक है, कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, शॉर्ट में HBV कहते हैं। ये वायरस जो है बड़ा स्टर्डी है, बहुत ही रेजिस्टेंट वायरस है। ये एक ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, जैसे HIV का वायरस है। जैसे ही ह्यूमन बीइंग के बॉडी से बाहर आएगा, विद इन मिनट्स ये इनएक्टिव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 97 फ़ारेनहाइट, इसी स्केल ऑफ टेम्परेचर पे वो एक्टिव रह सकता है और सर्वाइव भी करता है। इससे बियॉन्ड अगर जाएगा तो वो HIV का वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता। दूसरा, लंबे समय तक ह्यूमन बॉडी से बाहर अगर रह गया तो भी वो इनएक्टिव हो जाता है। पर हेपेटाइटिस बी का वायरस लंबे समय तक बॉडी से बाहर रहने के बाद भी अगर बॉडी एक्सेस करने को इसको मिला, इट कैन गेन इट्स वायरुलेंस अगेन, ये एक्टिविटी फिर से प्राप्त कर सकता है। दूसरा, जैसा बताए, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं है, ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये सस्टेन कर सकता है। और तीसरा, सबसे खतरनाक बात, अगर मान लेते हैं कि इन्फेक्शन फैलाने के लिए, देखिए कोई भी इन्फेक्शन फैलाने के लिए एक पर्टिकुलर डोज होता है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। उतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी में अगर पहुंच गए तो वो इन्फेक्शन फैलाएगा, अदरवाइज वो नहीं फैला पाएगा, क्योंकि ह्यूमन का भी एक इम्यून सिस्टम करके कोई चीज़ है जो कि इनको रेजिस्ट करने के लिए बने हैं। बहुत सारे लेयर्स हैं, वो आप देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। तो उन लेयर्स को क्रॉस करने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, तभी वो इन्फेक्शन फैला सकता है। ये बात समझ में आ गया? अब है क्या, अगर HIV एड्स के साथ, अब तक तो हम लोग ये जानते हैं क्योंकि उसकी कोई दवा नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा मारक, सबसे ज़्यादा डिज़ास्ट्रस तो वही होगा, है ना। इसमें बस हम किसी इंसान को गुजरते हुए देख सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं, मैनेज किया जा सकता है, उसके लाइफ को इन्हांस कर सकते हैं, पर उसे डेथ से एवर्ट नहीं कर सकते, उसको फुल लाइफ उसको जीने के लिए नहीं दे पाएंगे, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे उसमें, और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स को वो झेलेगा। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि HIV हमारे लिए अभी तक का सबसे ज़्यादा ड्रेडफुल वायरस है, क्योंकि इसको अभी तक हम लोग नेल डाउन नहीं कर पाए। तो अगर HIV से कंपेयर करें तो मान लेते हैं कि 1000 वायरस पार्टिकल्स चाहिए किसी भी इंसान में HIV कॉज करने के लिए। अगर इससे कम होगा तो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल,
इफ यू कंपेयर इट विद द हेपेटाइटिस बी वायरस, ये 1000 टाइम्स कम अगर ऑर्गेनिज्म गया हेपेटाइटिस बी का, इट कैन कॉज हेपेटाइटिस बी। तो जैसे हम कहे कि अगर 1000 वायरस चाहिए HIV का किसी इंसान में जाके मिनिमम लेवल पे HIV फैलाने के लिए, तो हेपेटाइटिस बी का एक वायरस काफ़ी है उसके अंदर में जाने के बाद इन्फेक्शन फैलाने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट द हेपेटाइटिस बी वायरस हैव विथ इट। ये इसे सबसे खतरनाक बनाता है कि बहुत 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 कम मात्रा में भी अगर किसी के अंदर पहुंच गया, इट कैन इन्फेक्ट हिम और हर। दूसरा, इसका मेजर मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है अनहाइजीन प्रैक्टिसेस। लाइक जैसे ये तो इंटेस्टाइन से बाहर आएगा, है ना, लीवर को अटैक किया है तो फीकल मैटर के साथ, बाइल के साथ बाहर आएगा। तो फीकल मैटर का प्रॉपर डिस्पोजिशन अगर नहीं हुआ, अगर हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी कमोड को यूज़ किया और उसकी सफाई के हुए बिना अगर कोई दूसरा उस कमोड को यूज़ किया, बहुत चांसेस है उसके बॉडी में उसका वायरस अटैच होगा और उसके बाद उसके कपड़े पे और उसके बाद उसके बेड पे, फिर उसके बाद उसके खाने में, एंड इट विल एंटर हिज इकोसिस्टम। तो ये एक इसके साथ बहुत बड़ा मतलब वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से फैलने का एडवांटेज है। ये बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से, बहुत सारे रूट से फैल सकता है। और जिन कंट्रीज़ में हाइजीन प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते, वहाँ पर इनके इन्फेक्शंस होना बहुत आम बात है। बट बेस्ट पार्ट है क्या, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन अवेलेबल है और अब तो बच्चों को भी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन किया जाता है। इसलिए फॉर द टाइम बिंग लोग सेफ हैं जब तक कि एक बहुत हाई डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन नहीं आए। हमारा बॉडी इसे रेजिस्ट कर सकता है वैक्सीनेशन की वजह से। नाउ द थिंग इज, बहुत सारे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। उन सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के साथ ही एक है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दैट इज वाई इट इज बीइंग इंक्लूडेड इन द STI। समझ में आ गया? तो इतना बात तो बोले कि हेपेटाइटिस बी वायरस ऐसा है वैसा है, करता क्या है? इट डैमेजेस हेपेटोसाइट्स, लिवर सेल्स का डैमेज करता है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी काम नहीं करता आसानी से जब तक कि उसे इम्यूनाइज नहीं किया जाए, उसे वैक्सीनेट नहीं किया जाए। इसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी काम नहीं करता। तब क्या होगा? ये लिवर सेल, लिवर हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही ज़्यादा एडेप्टिव है और ये अपने आप को जितनी बार डैमेज होगा उतनी बार रिपेयर करने की कोशिश करता है। तो होता क्या है, एक तरफ से वायरस उसे डैमेज कर रहा है, दूसरी तरफ लिवर जान नहीं छोड़ता, वो डिवाइड करके, हेल्दी सेल्स डिवाइड करके वापस लाना चाहता है लिवर मास को। लेकिन जैसे ही वो रिपेयर होने की कोशिश करता है, वायरस उसे अटैक करता है और वहाँ पे वुंड क्रिएट करता है। तो वुंड को हील करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसके हीलिंग के लिए वहाँ पे फाइबर्स आते हैं। जैसे आप नोटिस कीजिएगा, अगर कहीं पे गहरा चोट लगा हो स्किन पे, तो आप देखिएगा वहाँ पे स्कार मार्क हमेशा के लिए बन जाता है। रीज़न क्या है? जहाँ पे स्कार मार्क बना वहाँ पे आपका स्किन नहीं है, वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि फिब्रोब्लास्ट की वजह से वहाँ पे फाइबर्स को जोड़ दिया गया है ताकि वहाँ पे ओपननेस नहीं रहे। तो उस एरिया में ना आपको बाल उगेंगे, ना वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स आएंगे, ना ही स्किन के नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे। रीज़न, इट इज़ नो मोर द स्किन सेल, इट इज़ फाइब्रस। ये उसे कवर किया। तो जिस तरह से यहाँ पे टिश्यू अपना प्रॉपर्टी लॉस करके उसको रोक रहा है, ओपननेस नहीं रहे, वुंड कवर रहे, ठीक उसी तरह से लिवर पे क्या होगा, जब उसके लिवर सेल्स को ये डैमेज करते हैं तो लिवर अपने आप को रिपेयर करने के लिए वहाँ पे फाइबर्स लाता है। इससे पहले कि नए सेल्स आए, फाइबर्स लाकर उसको कवर करता है और धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता जाता है एंड ए स्टेज कम्स व्हेन द actual liver cells reduce to a very low level and most of the liver is replaced with fibrous cells, fibrous tissue. This is called fibrosis of liver.
समझ गए? जैसे कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, वो रिकवर भी कर गए, पर आपको लगता है कि उनका लंग पहले जैसा हो गया? नहीं। जो लंग टिश्यू है वो डिवाइड नहीं करता। तो वहाँ पे जो स्कार हुआ, वहाँ पे जो डैमेज हुआ, उसको रिपेयर कैसे किया गया? वहाँ पर फाइबर्स आए। तो एल्वियोलाई लॉस हुआ, वहाँ पे फाइबर आया, और उन्हें आज हो चाहे कल हो लंग फाइब्रोसिस का सामना करना पड़े। तो यंग एज है, ज़्यादा एनर्जी है, वो उसे सस्टेन कर ले रहे हैं। लेट एज में अगर वो लंग ब्रीदिंग, लंग एक्सरसाइज, लंग के एक्सपेंशन का एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उनका लंग धीरे धीरे कोलैप्स होने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और अलग तरह के डिजीजेस उन्हें दिखाई देने लगेंगे। सो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? लीवर के सेल्स जो हैं वो रिप्लेस होने लगते हैं और वहाँ पे फाइबर्स आने लगते हैं, इसी को कहते हैं फाइब्रोसिस। और एक्चुअली में क्या है? लीवर टिश्यू रिप्लेस हो रहा है और अंत में इसे बचाने के लिए ऐसे पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ता है। तो हेपेटाइटिस बी इस तरह का वायरस है। लेट स्टेज में अगर पता चलता है, इट बिकम्स फेटल, और अगर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, डेथ से कोई एवर्ट नहीं कर सकता। तो बहुत सारी बातें आप समझ गए, है ना? उतना लिखने का ज़रूरत अभी है नहीं, जान के रखिए। हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है? बाय द वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बाय अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये तो सभी में रहेगा, जितने भी है ना STIs हैं। कॉजेस, डैमेज टू द liver tissue, converting them into fibrous tissue, liver failure and death. This can happen. Treatment: vaccination, surgical treatment, antiviral medication, and management of problems, physiological. जो भी फिजियोलॉजिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स आते हैं उनका मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट एट द लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इस तरीके से इससे क्योर किया जा सकता है अगर टाइम रहते पता चल जाता है। लेट एज में पता चलेगा तो फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रह जाता। हाई लेवल ऑफ डैमेज को हम रिकवर बहुत ज़्यादा नहीं करा पाते। हर टेक्निक, हर सिस्टम का एक लिमिटेशन है, उस लिमिट के बियॉन्ड अगर चला जाए तो रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पाता। हो गया सभी का? आगे बढ़े? नहीं।
अच्छा, हम लोग जब तक लिख रहे हैं तब तक एक क्वेश्चन है। हम लोग कैलकुलेट किए थे कि एक फीमेल अपने एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज में यानी मेनार्क से मेनोपॉज के बीच में कितने ओवम रिलीज़ करते हैं? ऑलमोस्ट 400 to 450। हम हायर लेवल मान के चलते हैं 450, ठीक है। अभी बताइए, यानी उसने अपने लाइफ टाइम में कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल फेस किए? कितना होगा? तेज बोलिए, कितना होगा? अरे लाउड बोलने में दिक्कत है, नहीं सुनाई पड़ रहा है। 450 होगा। एक ओवरी ने कितने बार ओव्यूलेशन किए होंगे? टू 225, क्योंकि जिस ओवरी से एक बार ओव्यूलेशन होता है अगले साइकिल में वो शांत रहता है, दूसरा ओवरी ओव्यूलेशन करता है। इस तरीके से चलता है। ओके, यहाँ तक। अब देखिए, वायरल एसटीआई में अगला है एड्स। एड्स के बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। ऑलमोस्ट 1 पेज डिस्कशन है एनसीईआरटी बुक में आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले में। यहाँ हम लोग सिर्फ एसटीआई एस्पेक्ट से इसको हम लोग स्टडी करेंगे, बाकी इसका डिटेल हम लोग वहाँ पर देखेंगे। एड्स कॉज्ड बाय, अच्छा पहले ये तो फुल फॉर्म हो, ये है एक्वायर्ड immunodeficiency syndrome। AIDS। कोई बताएगा सिंड्रोम मीनिंग? व्हाट इज इट? डिजीज तो जानते हैं, सिंड्रोम क्या होता है? कभी सुने हैं? सुने तो बहुत बार होंगे फुल फॉर्म के फॉर्म में, लेकिन इसका मतलब सिंड्रोम है कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। रफली ऐसे हम लोग कहते हैं, इट इज़ कलेक्शन ऑफ डिजीजेस, यानी कोई एक ऐसा कंडीशन जिसके वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उस तरह के डिजीजेस को सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम का मतलब यहाँ लिख के रखिए, सिंड्रोम collection of diseases arising out of a single condition। arising out of a single condition, इन्हें सिंड्रोम कहते हैं। कॉज्ड बाय, अच्छा नाम देखिए, एक्वायर्ड, ह्यूमन बीइंग प्राप्त कर रहा है। एक्वायर करना का मतलब क्या? प्राप्त करना। इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी इम्यूनिटी में कमी प्राप्त करना, किसके वजह से? जिसके वजह से हो रहा है सिंड्रोम। तो इस डिजीज को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, एक्वायर किया इम्यूनो डेफिशिएंसी, दिस इज द कॉज, सिंगल कॉज, जिसके वजह से क्या हो रहा है? सिंड्रोम। और समझ में आया एड्स क्या कहलाता है? अब है कॉज्ड बाय।
HIV। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, HIV वायरस करने लगते हैं, पर ये सही है कि गलत आप खुद डिसाइड करेंगे, है ना। ये है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इसके नाम में ही वायरस लगा हुआ है, तो अलग से बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो कॉज्ड बाय HIV, जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए कॉज्ड बाय HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। ओके, सिम्टम्स, unable to protect self against, very simple, infecting agents. Long lasting diseases, etc. यानी जो सिम्टम हम लोग यहाँ पर नोटिस करते हैं वो इम्यूनोलॉजिकल स्केल पे करते हैं। लंबे समय तक बीमार रहना, इम्यूनिटी फॉल कर जाना, सिंपल से सिंपल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट नहीं कर पाने की क्षमता, ये सब साइन एंड सिम्टम होते हैं इसके। दूसरा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है वो है क्या, कि डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स आफ्टर ए पीरियड of 8 to 10 years of contacting with the virus। अगर किसी कारणवश इस वायरस के कांटेक्ट में कोई आता है तो 8 से 10 साल के बाद उसमें डिजीज डेवलप होता है। तो डॉर्मेंट पीरियड इसको नहीं कहेंगे यहाँ पे, है ना, ये है डिजीज डेवलपमेंट में लगने वाला टाइम। कुछ वायरसेस होते हैं विद इन फ्यू डेज सिम्टम दिखने लगते हैं, और ये इसी वजह से बहुत ही स्लो वायरस कहलाता है। एंड दिस इज पैथेटिक, इसलिए इन्फेक्टेड पर्सन को खुद भी पता नहीं रह पाता बहुत लंबे समय तक कि उसे इसका इन्फेक्शन है भी, और वो अननोइंगली बहुत सारे लोगों में अपने इस डिजीज़ को फैला भी चुका होता है। दिस इज अनदर वर्स्ट पार्ट। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ये होता है बाय डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट और बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट using infected needles, sharps, surgical instruments। अगर ऐसा कोई किया गया ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बड़ा हंसी आ रहा है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड ये लास्ट में तो रहेगा ही सेक्सुअल कांटेक्ट।
क्योंकि STD है, STI है, तो ये तो रहेगा ही। तो और बहुत सारे दूसरे तरीके उसके साथ ही ये भी एसोसिएटेड रहता है। यहाँ तक नोट कीजिए। अब आई ट्रीटमेंट की बारी। ट्रीटमेंट, देयर इज नो नोन treatment available to cure the disease। इसको जड़ से ख़त्म करने लायक अभी तक कोई ट्रीटमेंट डेवलप नहीं हुआ। मैनेजमेंट ऑफ डिजीज इज डन with antivirals, we can enhance life but cannot avoid death due to HIV। HIV के इन्फेक्शन से हम किसी का जीवन काल बढ़ा तो सकते हैं पर उसे मौत से बचा नहीं सकते। कहाँ गया? मैनेजमेंट। अच्छा, ये देयर इज नो नोन ट्रीटमेंट अवेलेबल टू क्योर, CURE, क्योर। इसके ऊपर आ गया है क्योर द डिजीज। कुछ लोग हंस रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है रीज़न क्या हो सकता है। हम तो ऐसा कोई फनी बात बोले नहीं, मे बी। ओके, अब है फंगल STI। and this is ringworm। caused by fungi Epidermophyton, Trichophyton, etc. genus of fungi। causes circular wound with elevated boundary। जो वुंड होता है इसका वो सर्कल में नजर आता है और उसका बाउंड्री उठा हुआ उभरा हुआ रखता है। लेटर entire area pains and burning sensation appears। डॉक्टर इसे रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? कोल्ड सोर और इसमें बड़ा डिफरेंस है। कोल्ड सोर का साइज़ छोटा होता है और इसका साइज़ बड़ा होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें आइडिया होता है, वो लेंस से, जो मैग्नीफाइंग लेंस है उससे देखने की कोशिश करते हैं। स्किन पर उन्हें
फंगल फिलामेंट ग्रो किए हुए नजर आएंगे और इससे वो कंफर्म करते हैं ये फंगल इन्फेक्शन। समझ गए? तो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? ट्रीटमेंट विथ एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स प्लस स्किन प्रिजर्वेटिव वैक्सेस। इनमें आते हैं इट्राकोनाजोल, सी होगा, इट्राकोनाजोल, माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ल्यूलिकोनाजोल एटसेट्रा। और स्किन प्रिजर्वेटिव में आते हैं लाइक फॉर एग्जांपल ये वैक्सेस होंगे, मिथाइल पैराबियन, इथाइल पैराबियन एटसेट्रा। यानी इनमें से कोई एक या एक से अधिक एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन यहाँ दो में से किसी एक वैक्स के साथ मिलाकर इसका ऑइंटमेंट बनाया जाता है, जो कि स्किन इन्फेक्टेड एरिया को क्लीन करके इसे लंबे एरिया में लगाने के लिए दिया जाता है। प्लस इन्हीं में से कोई एक एडिबल मेडिसिन उन्हें खाने के लिए भी दिया जाता है। These are some of the commonly used medicines. List of them: माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ल्यूलिकोनाजोल। डॉक्टर बनेंगे उसके हैंडराइटिंग को पहचानना तो सीखिए, ऐसा ही लिखता है ना। इसीलिए ऐसा लिखना पड़ा। अब आइए, ये थे जितने STIs हैं उनके बारे में उनके लिस्ट। अब आते हैं MTP। दिस इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। किसी मेडिकल प्रोफेशनल के सुपरविज़न में, यानी डॉक्टर के सुपरविज़न में अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जाए, यानी फोटस को वूम में से बाहर निकाल दिया जाए, दिस इज़ कॉल्ड एबॉर्शन या एबॉर्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। इसी को कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, इट इज़ रिमूवल of foetus from the uterus is called MTP, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, till 3rd month of pregnancy
from the day of fertilization, from the day of fertilization is supposed to be safe. क्योंकि इसमें जो डिफ़िकल्टीज आते हैं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, दे आर वेल विद इन हैंडलिंग रेजिमन, यानी मैनेज करने लायक होते हैं. इसके बाद लाइफ थ्रेटनिंग होने लगता है, इसलिए वो मेडिकल साइंस अलाउ नहीं करता. सीरियल नंबर 3, इट इज़, अब देखना है कि अलाउ कब किया जाता है. इट इज़ अलाउड अंडर फॉलोइंग few conditions. पहला, the unborn baby will develop complication after birth and will be helpless due to some chromosomal abnormality बहुत सारे कंडीशंस हैं. या तो एक्वायर्ड हो गए, किसी कारण से डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ वो, या फिर हेरिडिटरी डिसऑर्डर है क्रोमोसोम लेवल पे, उसके वजह से अगर बेबी हमेशा, है ना, हेल्पलेस रहे, किसी पे डिपेंडेंट रहे, तो फोर्स ही करके, इसको पहले ही से प्रेडिक्ट करके डॉक्टर्स अलाउ करते हैं, उन्हें सजेस्ट करते हैं गो फॉर एमटीपी. एक ये कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी period the fetus developed some severe birth defect as in the Zika virus इन्फेक्शन. कई बार ऐसा होता है जीका वायरस के इन्फेक्शन से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें अटैक किया, तो उसके वजह से ये फीटस तक एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस कर देता है, और अगर वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होने वाला है तो टर्मिनेट करने के लिए अलाउ किया जाता है. ये कंडीशन है. यह ज़रूरी नहीं कि हर बार जीका वायरस ही रिस्पॉन्सिबल हो, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. ठीक से उसका, है ना, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट पैटर्न कहीं पे हिंडर हो गया, जिस वजह से उसे कोई बर्थ डिफेक्ट आने वाला है जो उसे बड़ा परेशान करेगा. तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ अलाउड. तीसरा, ड्यू टू सम रीज़न द वुड बी मदर may have serious complications after birth. जैसे नॉर्मल लेडी थी, किसी कारण से, है ना, कोई हादसा हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, या स्ट्रोक हो गया, पैरालाइज हो गई, तो इन सब कंडीशंस में भी अलाउ किया जाता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. चौथा, इन केस ऑफ
सेक्सुअल क्राइम्स, तो उन कंडीशंस में भी अलाउ किया जाता है टर्मिनेशन। तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस इसके साथ हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? मैल प्रैक्टिसेस बहुत बढ़े हुए हैं। मैल प्रैक्टिसेस कैसे बढ़े हुए हैं? आफ्टर 3 मंथ आप देखे ही होंगे डेवलपमेंटल पैटर्न पे ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, बाय द एंड ऑफ 3 मंथ ये फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी करके जेंडर डिटरमिन करना बड़ा आसान है, बिना इन्वेशन के ऊपर से ही पता चल जाता है कि ये जो टेक बर्थ करने वाला है वो गर्ल चाइल्ड होगी या बॉय चाइल्ड होगी। तो बहुत बार फीमेल फोर्टिसाइड केसेस होते हैं और इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ प्रोहिबिटेड। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कई बार ऐसा होता है एमनियोसेंटोसिस, इवन पूरा डेवलप होने के पहले एमनियोटिक फ्लूइड तो बना, एमनियोटिक बताए थे ना, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉयस एंड योक सैक, ये 4 मेम्ब्रेन्स हैं जो फिटस डेवलप करता है। सबके अपने अपने फंक्शंस हैं, कोई ब्लड फॉर्म करता है, कोई उसका कवर बनाता है, कोई उसको अटैच रखता है विद द प्लासेंटा, कोई उसको हेल्प करता है नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने में। तो एमनियोटिक फ्लूइड इज़ द वन विच हेल्प्स टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर अराउंड द बॉडी ऑफ द बेबी। ठीक है, तो इसे बनाने वाला फिटस का अपना सेल, इसीलिए उस फ्लूइड में जो सेल्स पाए जाएंगे दैट विल बी ऑफ द फिटस। तो बिफोर अर्ली, मतलब बहुत ही अर्ली स्टेज में अगर उस लिडल से उस एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा ड्रॉ करके उसके सेल्स का स्टडी किया जाए, तब आप देख पाएंगे या देखा जाता है, उसमें चेक किया जाएगा कि उसमें 2 बार बॉडी है कि नहीं या 1 बार बॉडी है कि नहीं। बार बॉडी क्या हो गया? जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं उसमें लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा वही होता है। तो जब स्टेन किया जाता है बहुत ही डार्क और बीडेड शेप का एक्स क्रोमोसोम नज़र आता है। ठीक है, तो अगर मेल चाइल्ड होगा हर सेल में वैसा एक ही बीडेड स्ट्रक्चर दिखेगा, तो दूसरा वाला क्या होगा? वो वाई होगा, इसलिए वैसा शेप नहीं लेगा। और अगर किसी के सेल में 2 ऐसे है ना बीडेड स्ट्रक्चर्स दिखे, इसका मतलब उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है, और यहाँ से पता चल जाएगा कि उसका जेंडर क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में भी फीमेल फोर्टिसाइड केसेस होते हैं, इसलिए एमनियोसेंटोसिस और यूएसजी फॉर जेंडर डिटर्मिनेशन मना है, ताकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मिसयूज़ रोका जा सके। समझ गए? तो इसके साथ एथिकल इश्यूज भी जुड़े हैं, प्लस मेडिकल कंडीशंस भी जुड़े हैं। तो मेडिकल कंडीशंस अगर कंपेल करते हैं देन इट विल बी डन, अगर सोशल और एथिकल इश्यूज हैं इट विल नेवर बी अलाउड, और अगर ऐसा किया गया इट इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल सेक्शंस। समझ गए? और ऐसा करने वाले जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो भी पेनाल्टी के अधिकारी होते हैं, उन्हें भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूट किया जाता है, और जिनके कहने पे किया गया वो तो खैर इसके परव्यू में आएंगे। दिस इज़ इट। तो ये है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लिखिए 1-2 लाइन। in social conditions, MTP is misused, capital सारा, MTP is misused for eliminating the female fetus. For eliminating the female fetus, termed as female foeticide. Termed as female foeticide. Amniocentesis
एंड USG यानी अल्ट्रासोनोग्राफी आफ्टर 12 weeks of pregnancy for gender determination is prohibited. Under law. Except above mentioned conditions, ऊपर दिए गए कंडीशंस को छोड़ के, except above mentioned conditions, MTP is not allowed. Except above mentioned conditions, MTP is not allowed. And if done is a criminal offense. Liable to be LIABLE, liable to be criminally prosecuted. Liable to be criminally prosecuted. Liable to be criminally prosecuted. बहुत पढ़ ली नहीं?